Welcome back students to Parmar Classes Nalanda. This is Ankit sir and you are watching my YouTube channel. तो बच्चों आज हम लोग 16th वीडियो शूट कर रहे हैं लाइव प्रोसेस से रिलेटेड और आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग को बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Structurally, the human respiratory system consists of the following parts. नंबर 1 देखिए बच्चों, नेजल ओपनिंग जिसको हम नोज बोल सकते हैं, और सेकंड जो हमारा ऑर्गन है रेस्पायर करने के लिए वो माउथ है। किसी कारण से आपका नोज सही ढंग से काम नहीं करता है तो हम लोग माउथ के द्वारा एयर को यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद है बच्चों नेजल कैविटी, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं जहां से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोला जाता है, और उसके बाद लंग्स, उसके बाद ब्रोंकाई और उसके बाद एल्वियोलाई, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एयर नोज से हमारा अंदर जाएगा, उसके बाद नेजल कैविटी के पास पहुंचेगा, उसके बाद फेरिंग्स के पास पहुंचेगा, उसके बाद लैरिंग्स के पास पहुंचेगा, उसके बाद ट्रैकिया के पास पहुंचेगा जिसको विंड पाइप बोलते हैं, उसके बाद लंग्स के पास, और लंग्स से होते हुए ब्रोंकाई में जाएगा और फिर एल्वियोली में जाएगा जहां हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा। तो चलिए बच्चों अब हम नोज पढ़ते हैं जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। तो बच्चों नेजल कैविटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको लेबलिंग कर देते हैं। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आगे वाला पोस्टेरियर जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और ये जो आपके नोज में 2 होल्स नजर आते हैं, आगे जो 2 होल्स होते हैं उन 2 होल्स को क्या बोलते हैं हम? नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। बीच वाला एक हिस्सा जो हमारे नोज के होल्स को डिवाइड करता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे नोज को 2 पार्ट में, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला एंड ट्यूब का एंड पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 पार्ट सबसे पहले हम नेजल कैविटी का, जिसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आपने किसी इंसान के नोज को देखा होगा, बाहर से जो स्ट्रक्चर नजर आता है नोज का, वही है वेस्टिब्यूल, ठीक है। जो एक्सटर्नली किसी इंसान का नोज नजर आता है बाहर से, यानी बाहर वाला सरफेस जो नजर आता है हमको नोज का, वही है वेस्टिब्यूल, ठीक है। देखिए, इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ नोज, ये फ्रंट पार्ट होता है नोज का, ठीक है। हेयर्स आर फाउंड विच हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो 2 होल्स आपको नजर आ रहे हैं जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, इसी 2 होल्स के पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि बाहर से डस्ट पार्टिकल को आने से रोकते हैं, ठीक है। अभी कोरोना का टाइम है स्टूडेंट्स, और इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर से बाहर निकलते हो तो मास्क लगा करके निकलते हो, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमको कोरोना से डर है। और ऐसे भी आप यूज इसका कर सकते हो डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए, ठीक है। तो मास्क ऑलवेज विथ यू, याद रखिएगा। तो ये फिल्ट्रेट करता है डस्ट पार्टिकल्स को, यानी हवा जो हम हमेशा ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि साफ सुथरी हो, फ्रेश हो, इसीलिए इसको फिल्ट्रेट करता है कौन? छोटा छोटा हेयर्स, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि वेस्टिब्यूल रीजन में ही होते हैं, ठीक है, जो कि सेक्रेट करेंगे म्यूकस को, ठीक है। ए गम लाइक सब्सटेंस, एक गम लाइक सब्सटेंस आपके नोज में सेक्रेट होता होगा जिसको आप नोजी बोलते हो, ठीक है। तो उसी को हम म्यूकस बोलते हैं। और व्हेन म्यूकस सेक्रेट इन लार्ज अमाउंट देन योर नोज बिकम रनिंग। और जब म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सेक्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगेगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हमारा सर नाक बह रहा है, यानी हमारा नोज रनिंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसको हम स्मेल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ब्रेन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से, ठीक है। विच हेल्प्स इन स्मेल, जो कि हमको मदद करता है किसी चीज को सूंघने में, किसी चीज को स्मेलिंग करने में। आपको पता है बच्चों
कि कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो हमको उस काम को करने के लिए सिग्नल कौन देता है? तो ब्रेन देता है। हमें सिग्नल ब्रेन के द्वारा ही मिलता है। तो इसी तरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी जो हमारे होते हैं नोज के अंदर प्रेजेंट, उनको भी सिग्नल ब्रेन्स के द्वारा ही मिलता है। एबिलिटी टू स्मेल 400 टाइप्स ऑफ सेंट्स। हमारे नोज के पास एबिलिटी होती है 400 टाइप्स ऑफ सेंट्स को स्मेल करने के लिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑफ डॉग्स इज बिगर देन ह्यूमंस। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो डॉग्स का होता है वो इंसानों से काफी बड़ा होता है। यही रीजन है कि किसी चीज को फाइंड करने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो आसानी से किसी चीज को स्मेल करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स। हेयर एयर फर्स्ट मेक कैपेबल टू मूव इनटू लंग्स। यहाँ पे बच्चों एयर कैपेबल होता है लंग्स तक पहुंचने के लिए, सक्षम होता है लंग्स तक पहुंचने के लिए। होता यह है बच्चों कि ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, नमी होता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो एयर है प्रेजेंट वो थोड़ी सी नरम होती है, ठीक है, थोड़ी सी गर्म होती है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिसेप्टर के पास एयर पहुँच करके और कैपेबल होती है, बनती है लंग्स के हिसाब से, ठीक है, और वहाँ लंग्स तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फेरिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये है आपका नेसल कैविटी जो हमने पढ़ा था, और ये है हमारा बकल कैविटी जहां से हम फूड को इंगल्फ करते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स कहाँ पे होता है मैं आपको समझा देता हूं। यहां से एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं और यहां से फूड पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा विंड पाइप में ही जाएंगे, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा फूड पाइप में ही जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा जगह आता है जहां पे दोनों पाइप आपस में टकराते हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक सिंगल पाइप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी जंक्शन को हम क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है। यहां पे एपिग्लॉटिस होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि फूड को फूड पाइप में जाने से नहीं रोकता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ये विंड पाइप में फूड ना चला जाए, इसके लिए ये स्पेशली होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पाइप है हमारा, ठीक है। याद रखिएगा, फूड पाइप जो होता है वो पीछे होता है और विंड पाइप आगे होता है, ठीक है। तो ये हमारा दो पाइप हम ले लेते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस जस्ट ट्रैकिया के ऊपर होता है, यानी विंड पाइप के ऊपर होता है, और जैसे ही आप कुछ खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं तो एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये इस तरह से नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जैसे ही होगा तो फूड पार्टिकल्स कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। रेयर केस में ऐसा होता है जब एपिग्लॉटिस ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है तो आपका फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमको बहुत सारी परेशानी होती है, किसी किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग फेरिंग्स को डिफाइन करते हैं। फेरिंग्स कहाँ पे होता है? प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ द epiglottis, where food pipe and wind pipe connect each other and became single pipe, ठीक है। सिंगल पाइप का फॉर्मेशन करते हैं। एक जंक्शन होता है, ठीक है, और वो कहाँ होता है?
प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ एपिग्लोटिस, यानी एपिग्लोटिस के जस्ट ऊपर यहाँ पे, ठीक है। वेयर फूड पाइप एंड विंड पाइप कनेक्ट ईच अदर, जहां फूड पाइप और विंड पाइप आपस में कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल पाइप का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू ट्रैकिया। ये हमारा मेन ऑर्गन होता है वॉइस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया से, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स 2 इन नंबर, यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो रेड है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे VC लिखा हुआ है, यही दोनों हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। जब आप होशो हवास में बोलते हैं, कुछ किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका ट्रू वोकल कॉर्ड जो है काम कर रहा होता है। और जब आप नींद में जब होते हैं, ड्रीम्स देख रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं और कुछ अटपटांग बोलते हैं, मुंह से जो आवाज निकलता है, उस समय हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड काम कर रहा होता है। यही कारण है कि अटपटांग मुंह से आवाज निकलने पे पता नहीं चलता है कि वो इंसान क्या बोल रहा है, ठीक है। साइज ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेल 20 mm, ठीक है। वोकल कॉर्ड का साइज मेल में कितना होगा? 20 mm होता है, ठीक है। और वॉइस कैसा होगा उसका? थिक होगा, यानी मोटा आवाज होगा, ठीक है। साइज ऑफ वोकल कॉर्ड इन फीमेल 15 mm, यानी उससे 5 mm कम। इसका कैसा वॉइस होगा? थिन वॉइस होगा, मतलब पतला आवाज होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, साउंड चैप्टर में। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस बोन्स। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बोन्स से मिलकर के बना हुआ होता है, लाइक थायराइड कार्टिलेज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं थायराइड कार्टिलेज से, समझ गए? उनमें से एक है ये, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। आपने गर्दन देखा होगा अपना, यहाँ पे आपका ये निकलता है, एडम्स एप्पल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये हिस्सा लैरिंग्स कहलाता है। इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। इसके बाद ये आपको सी शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है, क्योंकि हमारा विंड पाइप जो है वो सिर्फ आगे होता है, ठीक है। उसके पीछे क्या होता है? हमारा फुट पाइप होता है। तो ये सिर्फ विंड पाइप को कवर करके रखता है, ठीक है। ये फुट पाइप की तरफ नहीं होता है, ठीक है। और सी शेप्ड रिंग, यानी इसका काम ये है कि इसको ज्यादा फूलने से बचाना, ठीक है। यानी ट्रैकिया हमारा ज्यादा फूल न जाए, उससे रोकना है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? फूलता है, तो इसको ज्यादा फूलने से रोकना है, ठीक है, इसका काम। और जब हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं या फिर कम हवा हम जब अंदर लेते हैं, तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, जिससे इसको रोकता है, ठीक है। तो ज्यादा फूलने से भी रोकना और सिकुड़ने से भी रोकना, यानी बैलेंस एक बना करके रखता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो आपका ये नजर आ रहा है लाइन, यही है मेन हमारा ट्रैकिया, ठीक है। और एक ऐसा हिस्सा जहां से हमारा ट्रैकिया 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उस हिस्से को हम कैरिना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है? तो एल्वियोली में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम समझेंगे लंग्स का, ठीक है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और गैसेस सेक्शन एल्वियोली में कैसे होगा वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सारा हमने पढ़ लिया है। एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, सी शेप्ड रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग, ये सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया है। तो अब हम सिर्फ लंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है लंग्स, ये 2 होते हैं लंग्स, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट लंग्स जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है, किसके अपेक्षा? लेफ्ट लंग के अपेक्षा, ठीक है। तो ये छोटा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको पता है कि ट्रायंगुलर शेप हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट की वजह से
ये थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो धंसने की वजह से इसका थोड़ा सा साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा हुआ रहता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जब एक बार डिवाइड होता है यहाँ पे, इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और जब सेकेंड टाइम में डिवाइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद जब थर्ड पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हम बोलते हैं। और इसी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स के पास हमारा ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई अप्रोक्स 300 करोड़ हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 पेयर रिब्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये रिब्स नहीं होंगे तो अगर आपको एक्सटर्नली चोट लगेगी तो हो सकता है कि आपका हार्ट डैमेज हो जाए या फिर आपका लंग्स डैमेज हो जाए। तो ये हमारे होल चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। लंग्स में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट लोब्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे, 3 चैम्बर होते हैं। और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं, यानी 2 चैम्बर। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपको देखिए रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड करता है 2 लोब्स को, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे डायफ्राम होता है, एक थीन मसल सीट का बना हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं, ये एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन रोल प्ले करता है। जब आप सांस लेते हैं दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन ये नीचे की तरफ आ जाएगा और आपका जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और स्टमक बाहर निकल जाता है, ठीक है। और लंग्स का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ये नॉर्मल पोजीशन में यानी नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा और हमारा रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा और स्टमक हमारा इन हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले से जो हमारे लंग्स का एरिया होता है वो इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, टाइटली पैक्ड होता है। और जैसे ही आप सांस लेते हो तो लंग्स का एरिया बढ़ जाता है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर कलर की बात करें तो अगर आपका लंग्स सही है, बिल्कुल उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उसका कलर पिंक होगा, ठीक है। अगर वेट की बात करें तो राइट लंग का वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है लेफ्ट लंग से। राइट लंग का वेट होता है 625 ग्राम एंड लेफ्ट लंग का होता है 575 ग्राम, ठीक है। साइज थोड़ा सा ये बड़ा होगा, लार्ज होगा स्मॉल से, माफ करिएगा लेफ्ट लंग से, ठीक है। और इसमें राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स आर अबाउट 10 to 12 इंचेस लॉन्ग। लंग्स जो हमारा होता है इसकी लेंथ 10 से 12 इंच होती है, ठीक है। ये स्पॉन्जी होता है, लचीला होता है। स्पॉन्जी आपने देखा होगा। कोन शेप्ड ऑर्गन, इसको कोन शेप्ड ऑर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोन की तरह बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी के अंदर वो देखेंगे, ठीक है। तो होता है क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले कहां से आई थी, हमारे नेसल कैविटी से ऑक्सीजन आई, फिर वहां से फेरिंग्स के पास गई, फिर ट्रैकिया, और उसके बाद कहाँ आई हमारे लंग्स में, उसके बाद लंग्स से कहाँ गई हमारे एल्वियोलाई तक गई जहां पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग गैसियस एक्सचेंज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ब्लड प्यूरिफिकेशन। यहाँ यानी कि यहाँ पे ब्लड हमारा प्यूरिफाई होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सर किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है या फिर हमारा लंग्स प्यूरिफाई करता है। तो मैं उनको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स किडनी जो होता है वो ब्लड को सिर्फ फिल्टर करने का काम करता है, उसमें जो डर्टी पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। लेकिन हमारा जो लंग्स होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और लंग्स के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो वो है
हमारा एल्वियोलाई, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था बच्चों कि कैसे कैसे ऑक्सीजन इंटर करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले नोज यानी नेजल कैविटी से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वहां से होते हुए फेरिंग्स के पास जाता है, और वहां से होते हुए ट्रैकिया यानी विंड पाइप में आता है, और वहां से होते हुए हमारे लंग्स में इंटर करता है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स से होते हुए हमारे एल्वियोली कैविटी तक पहुंचता है, ठीक है। तो एल्वियोली हमारे लंग्स में अप्रोक्स 300 करोड़ होते हैं, तो उन्हीं 300 करोड़ में से मैंने एक एल्वियोली ले लिया है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है स्टूडेंट्स एल्वियोली कैविटी, ठीक है। और इसके नीचे वाला हिस्सा मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपको राउंडेड शेप नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर चुके हैं या हम इनहेल करते हैं, उसका प्रेशर 100 mmHg होता है एल्वियोली के अंदर, ठीक है। और ब्लड के अंदर इसका प्रेशर 67 mmHg का होता है। तो आपको एक चीज पता होगी फ्रेंड्स कि कोई भी मूवमेंट होती है तो वो हायर टू लोअर की तरफ होती है। तो यहाँ ज्यादा प्रेशर है, यहाँ कम प्रेशर है, तो ये यहाँ से मूव कर करके ब्लड के पास चली आएगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन की वजह से ही ये ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, CO2 भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। तो CO2 का प्रेशर हमारे ब्लड में 46 mmHg का है, और एल्वियोली कैविटी के पास 40 mmHg का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस होगा, डिफ्यूजन होगा, जिसके वजह से ये मूव कर जाएगा हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मूव कर करके CO2 हमारा चला जाएगा एल्वियोली की तरफ, ठीक है। यानी एल्वियोली से होते हुए ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इन ब्लड O2 प्रेशर 67 mmHg, इन ब्लड CO2 प्रेशर 46 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पे 67 mmHg था, इसलिए इसके पास ब्लड माफ करिएगा ऑक्सीजन चला जाता है, और ब्लड के पास CO2 प्रेशर ज्यादा था यानी 46 mmHg था, इसलिए ये मूव कर जाता है एल्वियोली की तरफ, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस डिफ्यूजन अकर एंड CO2 गोज आउट फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से फूड का ऑक्सीडेशन होता है और हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। मैंने रेस्पिरेशन आपको पढ़ाया था, वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि जब फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाती है, और उसके बाद रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग प्रोसेस जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो जाकर के फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर के हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो फूड का वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। फूड जो था वहाँ पे प्रेजेंट वो ग्लूकोज के फॉर्म में था, तो ग्लूकोज इजिली सॉल्यूबल होता है, वो आसानी से किसी चीज के साथ मिक्स हो जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद पूरे बॉडी पार्ट तक वो सर्कुलेट हो जाता है, और उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो चलिए, ये दो प्रोसेस के द्वारा होता है ऑक्सीडेशन हमारे अंदर फूड का। तो सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना। इट इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इन द ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का, ठीक है, एंड गिव्स 2 ATP ऑफ एनर्जी, और इसके बाद एनर्जी मिलती है 2 ATP की, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट अकर्स इन बोथ एरोबिक एज वेल एज इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों का पार्ट है, इसलिए ये दोनों में होता है। यहाँ पे होता है क्या स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है टूट करके पायरुविक एसिड में, और उसके बाद हमको 2 ATP की एनर्जी मिलती है, ठीक है।
सेकेंड है हमारा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हंस क्रेब्स, हंस क्रेब के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इन 1938 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है। हियर कंप्लीट रेस्पिरेशन इज डन, यहाँ पे कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। इन दिस प्रोसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड गिव्स 18 एटीपी एनर्जी, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का हमको 18 एटीपी की एनर्जी देता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 × 18 एटीपी कर दिया है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 2 पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में वो डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 2 × 18 एटीपी कर दिए, और 2 एटीपी हमें यहाँ से मिल रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 एटीपी ऐड कर दिया। तो आप कितना, अगर 18 × 2 करते हो तो आपको 36 एटीपी मिल जाती है, ठीक है। और उसमें +2 हम ऐड कर देंगे तो हमको 38 एटीपी की एनर्जी टोटल मिलेगी, ठीक है। और ये सारा चीज माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। और इस तरह का रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हम लोग किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो आप बताइएगा कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमें 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये खत्म होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।